करो हे अमरनाथ। नमस्कार, सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ बागीशा। जी हां, इस वक्त अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने के बाद आई बाढ़ में कई लोग बह गए हैं। इस घटना में जहां एक तरफ 16 लोगों की मृत्यु होने की पुष्टि हुई है, तो वहीं 40 के आसपास लोग लापता बताए जा रहे हैं। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। भारतीय सेना, एनडीआरएफ, आईटीबीपी, जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में जी जान से जुटी हुई है। इस हादसे में घायल लोगों का इलाज किया जा रहा है। हादसे में कई लोग घायल हो गए हैं। अमरनाथ गुफा के पास बादल फटने की बात हुई। इस घटना में घायल लोगों को तुरंत उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया। एक खास रिपोर्ट देखिए। दक्षिण कश्मीर में स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा के पास शुक्रवार शाम को बादल फटने से आई आकस्मिक प्रचंड बाढ़ में कई लोग बह गए। मलबे में दबने से अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 40 श्रद्धालु लापता है। जहां तक बात की जाए घायल लोगों की, तो बता दें कि इस हादसे में अभी तक 65 लोगों के घायल होने की पुष्टि हुई है। साथ ही आंकड़ों के और बढ़ने के अनुमान लगाए जा रहे हैं। रेस्क्यू कर लोगों के बचाव कार्य के लिए एनडीआरएफ, कश्मीर संभागीय और श्राइन बोर्ड की तरफ से हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए हैं। समझने वाली बात ये है कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग का कहना है कि ये घटना बादल फटने की वजह से नहीं हुई है। मैप के जरिए घटनास्थल की पल पल की मॉनिटरिंग की जा रही है। घटनास्थल और दूसरे पॉइंट पर एनडीआरएफ की कुल 6 टीमें मौजूद है। पानी की धारा के रास्ते में लापता लोगों के लिए सर्च अभियान जारी है। एनडीआरएफ के डीआईजी एमके यादव ने कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन कठिन और चुनौतीपूर्ण है। साथ ही आईजीपी कश्मीर विजय कुमार ने बताया कि पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सीएपीएफ और सुरक्षा बल बचाव कार्य में लगे हुए हैं। 35 घायलों को हेलीकॉप्टर की मदद से रेस्क्यू कर बेस कैंप पहुंचाया गया है। बचाव कार्य के लिए खोजी कुत्तों की भी मदद ली जा रही है। गौरतलब है कि हादसे के बाद से 40 लोग अब भी लापता है, जबकि 100 के करीब घायल बताए जा रहे हैं, जिनमें से 12 की हालत गंभीर है। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। सबसे बड़ी बात यह है कि अमरनाथ में बादल फटने की ये कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी कई बार बादल फटने की ऐसी घटनाएं हो चुकी है, जिनमें सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवा दी। एक खास रिपोर्ट के माध्यम से चलिए अब हम आपको बताते हैं कि अमरनाथ में कब कब प्राकृतिक ने तबाही मचाई है। ये खास रिपोर्ट देखिए। अमरनाथ में बादल फटने की ये कोई पहली घटना नहीं है। इसके पहले भी कई बार प्रकृति ने श्रद्धालुओं पर अपना कहर बरसाया है। वर्ष 1996 में भी अमरनाथ यात्रा के दौरान इसी तरह बादल फटने जैसी प्राकृतिक आपदाएं आ चुकी है। उस दौरान आज की तरह यात्रा प्रबंध न होने की वजह से श्रद्धालु लगभग 2 सप्ताह तक फंसे रहे। न खाने को पर्याप्त भोजन था और न ही पीने को पानी। 1996 में आई इस आपदा में करीब 100 श्रद्धालुओं की जान चली गई। अगस्त 1996 की त्रासदी अमरनाथ यात्रा के इतिहास में सबसे बड़ी त्रासदी मानी जाती है। उस दौरान भी अमरनाथ गुफा के नजदीक ही बादल फटा था। 1996 में आई इस आपदा ने तकरीबन 250 श्रद्धालुओं की जान ले ली। सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आपको लगता है कि अमरनाथ में बादल फटने से घटनाओं की लिस्ट पूरी हो चुकी है, तो आपको बता दें कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वर्ष 2015 में भी बादल फटने के रूप में प्रकृति ने अमरनाथ में भी अपना कहर बरपाया था। बालटाल आधार शिविर के पास बादल फटने से भारी नुकसान हुआ था। साथ ही 2 बच्चों समेत 3 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी। अब बारी है 2021 के अंतिम दिनों में आई आपदा की। 2021 में भी अमरनाथ गुफा मंदिर के पास ही बादल फटा था। हालांकि उस समय कोरोना संक्रमण के कारण बाबा बर्फानी के लिए जाने वाली यात्रा को रद्द कर दिया गया था, जिसके कारण न ही किसी की जान गई और न ही किसी प्रकार की कोई हानि हुई। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। तो अमरनाथ में इस वक्त आफत की बारिश आई है। बादल फटने से करीब 16 लोगों की मौत हो गई है।
कृपा करो हे अमरनाथ। अब पूरा हिंदुस्तान बस यही गुहार लगा रहा है। आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ निशांत राजपूत जी जो कि पर्यावरणविद है, हमारे साथ मनमोहन सिंह जी जो कि मौसम वैज्ञानिक है, और रोहित बशीर हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निशांत राजपूत जी आपके पास आना चाहूंगी। जिस तरह से अमरनाथ में हालात है, 30 जून को ही अमरनाथ यात्रा शुरू हुई है, लेकिन हालात हम जिस तरह से देख रहे हैं कि आसमान में मानो पानी से भरा गुब्बारा किसी ने फोड़ दिया हो। निशांत जी, और जब हम लोग बात करते हैं कि किसी तरह की जो बड़ी घटना है उसका जब परिणाम सामने आता है, और उसके बाद फिर हम लोग पर्यावरण के बारे में और क्लाइमेट चेंज को लेकर बात करते हैं कि तमाम समस्याएं जो आज है मानव के लिए विघटन की प्रक्रिया बन रही है। जहां तक कि अमरनाथ यात्रा की हम बात करें तो ये एक टाइमलाइन के साथ हम विभिन्न घटनाओं को एक साथ जोड़ सकते हैं, क्योंकि आपने जैसा अपनी बातों में इस बात को रखा है कि 1996 में हम बहुत बड़ी घटना से वाकिफ हुए। समथिंग 250 पीपल्स डेथ हुए और उनका बैड क्लाइमेट इज द इशू। तो क्लाइमेट इशू हमेशा आ रहा है, और फिर 2013 में फ्लड के कारण बहुत सारे लोगों की जान जाती है, और फिर 2019 में साइक्लोन जैसा मुद्दा आता है, और नाउ राइट नाउ देयर इज द हैवी रेन एंड जो भी आप बादल फटना और तमाम जो चीजें हाईली रेन जो आ रहा है। इन सारी मुद्दों का जो समाधान है वो है कि हम कैसे क्लाइमेट के प्रति चेतना जगाएं और इसके प्रति हम कार्य करें। आज पर्यावरण की जो क्लाइमेट चेंज की जो स्थिति है, इस तरह से जो क्लाइमेट चेंज में एक बदलाव आया है, उसको लेकर हम किस तरह काम करें, ये सबसे इम्पोर्टेंट। क्योंकि हम मानवता को भूल गए हैं। मानव आज हैं, मगर हमारी मानवता क्या है, हमारी क्या अटैचमेंट होना चाहिए इन्वायरमेंट को लेकर, किस तरह से हमें कार्य करना चाहिए, सारी चीजों से हटकर आज हम हैं। सबसे बड़ी जो बात है, अगर हम अमरनाथ यात्रा की बात करते हैं, ये चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा है, और ग्लेशियर का पिघलना, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट। कि जो ग्लेशियर है, ग्लेशियर का एक स्ट्रीम लेवल जो है पिघलना, वो सबसे बड़ा कारण बनता है। तो हमें किस तरह से जो आज है इस लेयर को मैनेज करना है, कैसे इसके बीच एक सस्टेनेबिलिटी चेक एंड बैलेंस थ्योरी को डेवलप करना है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी चैलेंजेस है। जैसे कि आज हम देख रहे हैं, आज जिस तरह से हम बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हैवी रेन हो रहा है, ये चीजें सिर्फ अमरनाथ से जुड़ी हुई नहीं, हम एक्सट्रीम लेवल पे वहां जाके काम कर रहे हैं। किस तरह से जो यात्री हैं अमरनाथ का, उस यात्रियों की संख्या क्या होनी चाहिए, इस इंडेक्स पे काम हो। अगर एक्सेस जो यात्री यहाँ आएंगे, पॉल्यूशन का जो इंडेक्स है वो डेवलप ज्यादा होगा, तो जिसके कारण तमाम समस्याएं हमारे सामने आती है। इसलिए हम लोगों को, सभी लोगों को और सरकार को भी, जिस तरह से वहाँ पे गवर्नमेंट और जो अमरनाथ की एसोसिएशन है, ये दोनों जिस तरह से कोलैबोरेट होकर काम करते हैं, वहाँ पे जरूरी है कि ये दोनों खासकर जो इन्वायरमेंट पर्सपेक्टिव है उस पर बात करें, क्योंकि ये पूरी नेचर है। नेचर के बीच हम अमरनाथ यात्रा करते हैं, पहाड़ियों से घिरा, बर्फ के बीच। तो हमें इस चीज को जानना होगा कि हमारी लिमिट क्या है। इफ वी आर पास द लिमिट देन प्रॉब्लम विल कम। अगर हम लिमिट में रहें तो प्रॉब्लम इश्यूज नहीं है। और दूसरी चीज है कि हमारे लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि हमें किस तरह सुरक्षा करना है, तो सुरक्षा के लिए हमें काम करना सबसे इम्पोर्टेंट है। और जहां तक कि जो 20 साल के बीच जो चेंजेस आई है, उस चेंजेस पे हमें एक ऐसी कमेटी का गठन करना चाहिए जो कि इस पे पूरी स्टडी बेस्ड काम करे। और मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की सर्वे जो है वो रिपोर्ट आपके सामने है, मगर इनके बावजूद हमें ऑथेंटिक वे में ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर के साथ यहाँ काम करने की जरूरत है, ताकि हम श्रद्धालुओं के लिए भी एक अच्छी व्यवस्था कर सके और वहाँ की जो इको क्लाइमेट है उस क्लाइमेट को बरकरार रख सके। क्योंकि उसको क्लाइमेट के बीच हम डिस्टर्बेंस को क्रिएट नहीं करें। जो नेचर हमें कॉपरेट करता है उसी तरह हम नेचर के साथ काम करें। ये सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सक्सेसफुल तरीका है जहाँ पे हम लोगों की जान नहीं बचा सकते। बिल्कुल, आपसे मैं जानना चाहूंगी, देखिए निशांत जी, कि आखिर बादल क्यों फटते हैं और क्यों आखिर अमरनाथ और केदारनाथ वाली जगहों पर ही भारी बारिश से बादल फटते हैं। आपके पास भी मैं लौटूंगी, लेकिन रोहिल बशीर जो हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए, रोहिल बताइए इस वक्त आप क्या तस्वीरें देख रहे हैं। अभी अभी हमने सुना है कि राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है, रात के अंधेरे में भी
लोगों को निकाला गया है, अभी भी कुछ लोग लापता है। रोहिल बताइए, पूरी अपडेट दीजिए वहां से। वजीशा, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जो मेरे पास जानकारी आ रही है सूत्रों से और आधिकारिक पुष्टि इस बात की भी हुई है कि अभी तक है कहीं न कहीं अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है और घायलों की जो संख्या वो कुल मिलाकर बताई जा रही है। सभी जो रिपोर्ट्स आ रही है इसमें कोई भी वायरेशन नहीं है। घायलों के का जो ग्राफ है वो 52 तक पहुंच चुका था। 52 लोग घायल हो चुके थे, जिसमें से अभी तक जो है 35 लोगों को फिलहाल डिस्चार्ज कर लिया गया है हॉस्पिटल से और अभी भी 17 जो है अभी हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। वही अगर उन लोगों की बात करें जिन्होंने इस क्लाउड बर्स्ट में अपनी जान गंवाई है, उनकी संख्या अभी तक 16 पहुंच गई है, लेकिन सूत्रों से ये जानकारी मिल रहा है कि मरने वालों की संख्या में और ज्यादा इजाफा जो है आने वाले समय में हो सकता है, क्योंकि राहत बचाव कार्य जो है लगातार कल 6 बजे से ही लगातार जारी है और इस वक्त भी वहां पे जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ सीआरपीएफ, इंडियन आर्मी, बीएसएफ और बाकी जो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें हैं उनको वहां पे तैनात किया गया है और वो यही कोशिश कर रहा है कि जो बाकी लोग मिसिंग है, जो श्रद्धालु मिसिंग है, जिनकी संख्या 41 बताई जा रही है, उनको किसी न किसी तरीके से ढूंढ निकाला जाए। कुछ मिनट पहले मेरे पास ये सूचना मिली कि मलबे के नीचे जो 3 यात्री दबे हुए थे उनको फिलहाल निकाला गया है और सबसे खुशकिस्मती की बात यह है कि वो जिंदा है, उनको हॉस्पिटल में तुरंत भर्ती किया गया है। वही अगर बात करें चॉपर्स की, तो चॉपर्स को भी यहाँ पे सर्विस में लगा दिया गया है। बीएसएफ के द्वारा जो चॉपर सर्विस वो आज सुबह रिज्यूम की गई थी और जो इंडियन आर्मी की चॉपर सर्विस है उसको भी रिज्यूम किया गया था और इस वक्त जो रेस्क्यू ऑपरेशन है बड़े पैमाने पर जारी है, क्योंकि 41 लोग वकीशा आपको बताना चाहूंगा अभी भी घायल है। जो जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से मुझे जानकारी मिल रही है कि 41 श्रद्धालु जो है अमरनाथ यात्री वो अभी लापता है और उनको ढूंढ निकालने के लिए हर तरीके की कोशिश जो है यहाँ पर की जा रही है। लेकिन सबसे खुशकिस्मती की बात अभी यह है कि वहां पर मौसम पूरी तरीके से साफ हुआ है। हालांकि बादल जरूर छाए हुए हैं, लेकिन बारिश जो है वो पूरी तरीके से साफ हुआ है। राहत बचाव कार्य भी जारी है, जैसा कि हम दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि इससे पहले भी 1996 में बादल फटे थे, जब प्रशासन को पता था कि इन जगहों पर संभावना है भारी बारिश की। हमने ये भी देखा कि बहुत सारे टेंट बह गए, टेंट में लंगर में कुछ लोग थे वो भी बह गए। उसके बावजूद भी पुलिस प्रशासन ने वहां टेंट क्यों लगाए? ऊंचाई वाले इलाकों पे लगाने थी ताकि लोगों को इस प्रकार की दिक्कतें नहीं आती। अलग अलग राज्यों से लोग वहां पहुंचे हुए हैं, वहां फंसे हुए हैं। हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया, राहत बचाव कार्य चल रहा है, लेकिन प्रशासन को पहले से तैयारी करके रखनी चाहिए थी। वजीशा, आपने जो प्रश्न पूछा वो अहम काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा कि पहले से ही इस बार जो है तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बाकी जो रेस्क्यू टीम्स है उनको ज़्यादा से ज़्यादा जो है तैनात वहाँ पे किया गया था। लेकिन जो मौसम विभाग है, मौसम विभाग ने पहले ही कहा था कि वहाँ पर बारिश हो सकती है, लेकिन उन्होंने बड़े इस तरीके की आफत की जो पेशन गोई नहीं की थी, प्रेडिक्शन नहीं की थी। उन्होंने सब बस इतना कहा था अपनी वेदर एडवाइजरी में कि वहाँ पर बारिश हो सकती है, बारिशों की वजह से अमरनाथ यात्रा जो है अमरनाथ यात्रा थोड़ी दिनों के लिए सस्पेंड हो सकती है। मगर इस तरीके की कोई जो है वहां पर प्रेडिक्शन नहीं दी गई थी कि ऐसा बड़ा मामला पेश आएगा। और दूसरी जान से वहां पे बड़े बड़े ग्लेशियर्स जो है अमरनाथ केव के ऊपर बड़े बड़े ग्लेशियर्स है जिनको पूरी तरीके से हम कह सकते हैं कि उनको प्रेडिक्ट नहीं किया जा सकता है। इस वजह से इस तरीके का बड़ा हादसा वहां पे पेश आया। हालांकि पहले से ही प्रशासन जो है पूरी तरीके से तैयार थी। मैंने पहले ही कहा कि एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और बाकी अन्य जो राहत बचाव टीमें हैं वो पूरी तरीके से तैनात थी और उनको पहले ही वहां पे भेजा गया था। अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले लगभग 15 दिन मैंने देखा, जब हमने वहां पे रिपोर्ट किया था तो वहां से हम देख रहे थे अमरनाथ यात्रा शुरू होने से पहले सभी टीम्स जो है वहां पे अलर्ट पे रखा गया था। हालांकि वेदर एडवाइजरी थी कि वहां बारिश हो सकती है, लेकिन इतनी बड़ी वेदर एडवाइजरी नहीं थी कि इतना बड़ा हादसा जो है वहां पे पेश आएगा। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती यही है कि जो 41 अमरनाथ यात्री मिसिंग है उनको किस तरीके से ढूंढ निकाला जाए, किस तरीके से उनको जो है हिफाजत के साथ वहां से निकाला जाए। ये सबसे बड़ी प्रायोरिटी जो है अभी रेस्क्यू टीम्स के सामने नजर आ रही है। ऑपरेशन लगातार जारी है। रोहिल, बिल्कुल आपने सही कहा, और ऊंचाई वाले इलाकों पर टेंट होने चाहिए थे जिससे लोग वहां फंसे उन्हें बचाया जा सकता था। आपके पास भी लौटूंगी, निशान जी भी जुड़े हुए। निशान जी, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह से हालात देख रहे हैं, मेघदूत मृत्युदूत बन गए हैं। भारी बारिश और बादल फटने से त्रासदी जैसे हालात हो गए, बड़ी त्रासदी जैसे हालात हो गए हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है बादल आखिर फटते क्यों हैं और किन महीनों में बादल फटने के ज्यादा असर होते हैं? ये देखिए, अभी जिस एज में हम लोग हैं, ये साइंस, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी का इरा है। अगर हम लोग इस पे प्रतिस्पर्धा रखे, अगर गवर्नमेंट इस पे हाईटेक कमान रखे, तो हमें पहले भी पता होता है कि सिचुएशन क्या है और आने वाला समय क्या होगा।
मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी इसको समझ सकती है चीजों को। मगर सबसे बड़ी बात है कि जब हमारी रेनी सीजन होता है, क्योंकि जब अमरनाथ की यात्रा की बात करते हैं तो एक लिमिटेशन और एक लिमिट टाइम जो समर का टाइम होता है वही सुटेबल टाइम है अमरनाथ यात्रा करने का। तो गवर्नमेंट को सबसे पहले उस चीज को समझना चाहिए कि उसकी जो भी टीम है, जो साइंटिफिकली टीम है, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट की टीम है, जो सर्वे की टीम है, जो कि मौसम विभाग के साइंटिस्ट हैं, उनको सब चीज पता होता है कि आने वाला समय किस तरह से है, नेचर डिजास्टर आने वाला है या अर्थक्वेक आने वाला है या ग्लेशियर से कोई ब्लास्ट होने वाला है, इन सारी चीजों का। मगर प्रॉब्लम क्या है, मैं खुलकर इस पे बात करना चाहता हूँ कि हमारे देश में जब लोगों की जाने जाती है, then they are aware कि there is something is going on, something is happen and people is suffering like that। ये चीजें नहीं होना चाहिए हमें ये बार बार, क्योंकि 1996 का भी बात आपने दोहराया कि जिसके घर पे 250 लोगों की मौत हो जाती है, जिस घर से वो मौत हुई है उसके घर में क्या मातम होगा। उसके बाद हम देखते हैं 2013 में भी बहुत बड़ी आपदा आती है, 2019 में साइक्लोन आती है, 2019 और 2022 में अभी जो हम देख रहे हैं कि हैवी रेन है। तो गवर्नमेंट को इस पे एक स्ट्रेटजिकल काम करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ एक हम लोग पुलिस डिपार्टमेंट पे छोड़ देते हैं, या हम लोग अभी बात कर रहे हैं कि टेंट को हाइट पे लगाना चाहिए, टेंट क्यों लो हाइट पे लगा है। तो इसकी एक पूरी स्पेक्चुअल मॉनिटरिंग जो है वो दैट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट। और हम हमेशा इसमें सिविल सोसाइटी को इन्वॉल्व करनी चाहिए गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट हमेशा जब भी किसी प्लानिंग बेस्ड पॉलिसी बेस्ड काम करती है तो कुछ समय के लिए वो चीजें रहती है और बाद में फिर उसी तरह से सिंपल वे में लोग काम करते हैं। तो मुझे लगता है कि स्ट्रेटजिकल वे में खासकर, क्योंकि लोगों की जाने जा रही है और इससे बड़ी गंभीरता कुछ विषय नहीं हो सकता। निशांत जी, आपने जो कहा है कि सरकार को सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि समर सीजन जो है वो सबसे अच्छा यात्रा के लिए है। रोहिल से जानते हैं क्या ऐसा हो सकता है। रोहिल, आप बताइए, आप वहां रहते हैं और जिस तरह से निशांत जी ने कहा कि समर सीजन सबसे अच्छा है जब लोग अमरनाथ यात्रा पर जाएं। जब अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली थी तब भी मौसम खराब था, यात्रा 1 से 2 दिन के लिए बाधित भी हुई थी, उसके बाद अमरनाथ यात्रा शुरू हुई। क्या ऐसा हो सकता है कि गर्मियों के मौसम में अमरनाथ यात्रा हो? क्या प्रशासन ये सोच सकता है कि ऐसा हो सकता है? देखिए वगीशा, कश्मीर के मौसम की अगर बात करें तो जैसा कि आपने कहा कि मैं यहाँ पे रहता हूँ, थोड़ी सी जानकारी मैं दे दूँ आपको कि जो कश्मीर में सबसे ज़्यादा जो है सर्दी एक तरफ से होती है। सर्दी के लगभग यहाँ पर 9 महीने होते हैं। इस बार हमने देखा कि 9 महीने सर्दी रही है और जो समर का सीज़न होता है वो सिर्फ 3 महीने यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा होता है। एक तो जून, जुलाई और अगस्त, ये 3 महीने यहाँ पे सबसे जो है पर्यटकों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण माना जाता है। और अगर अमरनाथ यात्रा की बात करें तो अमरनाथ यात्रा भी इन्हीं 3 महीनों में होती है, क्योंकि इन 3 महीनों में कहीं ना कहीं मौसम जो है पूरी तरीके से साफ होता है, ठीक होता है। तो बाकी महीने में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा जो है सख्तियां यहाँ पे होती है। एक तरफ से बारिशें होती है, बर्फबारी लगातार होती रहती है। लेकिन अगर इन 3 महीनों की बात करें तो इस वजह से पर्यटकों के हिसाब से भी 3 महीने महत्वपूर्ण माने जाते हैं और अमरनाथ यात्रा के लिए ये 3 महीने महत्वपूर्ण माने जाते हैं। तो इस वजह से इन 3 महीनों में अमरनाथ यात्रा को भी अंजाम दिया जाता है। लेकिन इस तरीके के जो वाक़े पेश आते हैं, ये बड़े बड़े ग्लेशियर्स, जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि बड़े बड़े ग्लेशियर्स वहाँ पे जो है अमरनाथ के लेफ्ट साइड और राइट साइड में, क्योंकि मैं वहाँ से देख के आया हूँ, बड़े बड़े ग्लेशियर्स है और वहाँ इस तरीके की क्लाउड बर्स्ट्स का अक्सर खतरा रहता है। लेकिन अब प्रशासन को चाहिए कि किस तरीके से वहाँ पे जो टेंट्स लगाए गए थे, हालांकि कुछ लोगों का मानना यह है कि वो वहाँ पे जो है उनको अलाउ नहीं करना चाहिए था। लेकिन रोहिल, मौसम वैज्ञानिकों ने तो पहले ही कह दिया था कि भारी बारिश हो सकती है, उसके बाद फिर क्यों ऐसी स्थिति बनी कि आखिर इतने लोगों की मौत हो गई, इतने लोग मलबे में फंस गए? अभी तक भी बचाव किया जा रहा है, बचाव अभियान जारी है। जी, अपना प्रश्न दोहराइए। रोहिल, देखिए, मौसम वैज्ञानिकों ने तो पहले ही कह दिया था कि भारी बारिश इस बार होगी, उसके बावजूद भी कोई तैयारी नहीं की और इस तरह से 2 दिन हो गए हैं और राहत बचाव कार्य अभी भी जारी है। देखिए वगीशा, जैसा कि मैं पहले भी कह रहा था कि मौसम विभाग ने कहा था कि थोड़ी सी बारिशें होगी, लेकिन उन्होंने इस तरीके की प्रेडिक्शन नहीं की थी कि यहाँ पर इतना बड़ा क्लाउड बर्स्ट होगा। इस तरीके की कोई प्रेडिक्शन यहाँ पे नहीं दी गई थी मौसम विभाग की तरफ से। हालांकि जो कहा जा रहा है, जो जानकारी मुझे मिल रही है उसके अनुसार जो है वहाँ पे अमरनाथ यात्रियों को एक जो बताया जा रहा है, क्या हम इसको कह सकते हैं कि कुछ लोगों को वहाँ पे दर्शन के लिए अनुमति दी जाती है। वहाँ पर
उतनी ज़्यादा भीड़ भी इकट्ठी नहीं होती है। वहाँ पर अगर कोई भीड़ जमा होती है ज़्यादा से ज़्यादा तो तुरंत ही लाउड स्पीकर्स, पब्लिक स्पीकर्स के थ्रू ऐलान किया जाता है कि वहाँ पे भीड़ ना लगाए, क्योंकि ये अक्सर इस इलाकों में हम देखते आ रहे हैं। पिछली बार भी एक क्लाउड बर्स्ट हुआ था, अक्सर वहाँ पे इस तरीके की सिचुएशन बनती है। लेकिन प्रशासन की यही कोशिश है कि अब जितने भी लोग मलबे के नीचे अंदर दबे हुए हैं उनको किसी न किसी तरीके से निकाला जाए, और ये कोशिश की जा रही है कि उनमें से जो है सभी लोग जो है वो जिंदा पाए जाए। लेकिन अब प्रशासन बिल्कुल रोहिल, देखिए आपने कहा कि जून, जुलाई, अगस्त वहाँ थोड़ी गर्मी होती है इस समय में, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह का कहर बरपा। आखिर क्यों कहर बरपा? निशान जी, आपसे जानना चाहूंगी कि आखिर भारी बारिश और बादल फटने में क्या अंतर है? किन परिस्थितियों में ये बादल फटते हैं? मैंने एक चीज बहुत ही क्लियर कहा कि जब आप किसी भी एरिया का, किसी भी ज्योग्राफिकल जो सेटअप है उसके बीच अगर उसकी इकोसिस्टम को आप डिस्टर्ब करेंगे तो प्रॉब्लम्स आएगी, क्योंकि इकोसिस्टम में डिस्टर्बेंस जब आएंगे इस सब तमाम कुछ भी हो सकते हैं, वो चाहे हैवी रेन बोलिए या बादल को फटना बोलिए, ग्लेशियर में प्रॉब्लम्स बोलिए, क्योंकि किसी भी एरियाज का, किसी भी ज्योग्राफिकल एरियाज का एक अपना सर्कमस्टांसेस है। जैसे कि उन्होंने बताया कि अभी जो कश्मीर का जो अपना एक, जम्मू का एक अपना परिवेश है, वहाँ की क्लाइमेट अलग है, हम उसको नॉर्थ इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते, साउथ इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हर एक लोकेशन का ज्योग्राफिकल कंडीशन है। दूसरी चीज ये है कि स्नोफॉल हिल्स है वहाँ और ग्लेशियर हैं, जिस क्षेत्र से घिरा हुआ है जो आप अमरनाथ यात्रा करते हैं, तो वो हमें हमेशा माइंड में रखना होगा कि हमें जो इसकी जो नेचर है, जो इसकी नेचुरल लॉ है, नेचुरल लॉ के साथ ही हम काम करें, जो हमें परमिट करता है। क्योंकि जब हम बहुत पहले 60 साल पहले की स्थिति को देखते हैं तो ये उस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं, हम किसी चीज में हाइपो एक्सट्रीम लेवल फंक्शन करने लगते हैं तब वो प्रॉब्लम, जैसे उन्होंने बताया कि जून, जुलाई, अगस्त, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। और इस समय लोग यात्रा करते हैं। निशान जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी पहाड़ी इलाकों में ये बादल फटे, लेकिन किन परिस्थितियों में मैदानी इलाकों में बादल फट सकते हैं? वो देखिए, ये चीजें अभी क्या है कि पूरी तरह से जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट कब, कहाँ, क्या पड़ेगा इसका कहना मुश्किल है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज का इशू हर जगह पड़ रहा है। आप क्लाइमेट के साथ देखिए या ह्यूमन के हेल्थ के साथ जोड़े तो इस सारी इशुओं पे उनका असर है, क्योंकि हम लोग जब तक क्लाइमेट के और पर्यावरण के बीच, जैसे हम पहाड़ियों के बीच हैं तो हमें पहाड़ियों के बीच किस तरह के स्टैंडर्ड, किस तरह के क्लाइमेट को सेटअप रखना, सिर्फ यही इम्पोर्टेंट नहीं है, वहाँ से 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर डिस्टेंस में भी क्या क्लाइमेट को लेकर किस तरह से लोग सजग हैं, किस तरह से लोग कार्य कर रहे हैं, ये भी सारा इम्पोर्टेंट है। और बाकी जो साइंटिफिकली जो चीजों को हम समझते हैं वो हम जो क्लाइमेट को लेकर जो साइंटिस्ट हैं उनके बीच हम बात कर सकते हैं। मैं इसीलिए बोला कि स्ट्रैटेजिक कमेटी होनी चाहिए और स्ट्रैटेजिक तरीके से इस पे एक मॉनिटरिंग सिस्टम काम करेगी, क्योंकि हम लोगों की जान को बचा सकते हैं, ये हमें पता है। हमें ये भी पता होता है कि क्लाइमेट कब खराब होना है, एक रेस्क्यू कैंप होना चाहिए, और रेस्क्यू कैंप जब भी थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो हम लोगों को रेस्क्यू कैंप में डाल सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है हमारी जगह पे कि लोग जब मरते हैं तो हम एक्टिव होते हैं, इसलिए हमें रेस्क्यू कैंप को भी डेवलप करना है कि अगर किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो जस्ट ट्रीटमेंट हम तुरंत दे सकें। बिल्कुल सही हम उसके लिए ट्रीटमेंट यूनिट को डेवलप करें। बिल्कुल सही कहा निशान जी, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है, प्रशासन की ओर से तमाम मदद लोगों को दी जा रही है, हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है। निशान जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सुदर्शन न्यूज से जुड़ने के लिए। रोहिल, आपका भी धन्यवाद तमाम अपडेट देने के लिए। तो इस वक्त मेघदूत मृत्युदूत बन गए हैं, अमरनाथ में लोगों पर प्रकृति का कहर बरपा है। ऐसे में प्रशासन द्वारा एनडीआरएफ की टीमें हैं, आईटीबीपी के जवान वहां लगे हुए हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस वहां लगी हुई है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा है ताकि जो लोग लापता हुए हैं, खोजी कुत्तों की मदद ली जा रही है ताकि जो लोग लापता हुए हैं उन्हें ढूंढा जा सके, उन्हें बचाया जा सके। और चर्चा में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।